तो हेलो गाइस, आज मैं आ चुका था तारामंडल घूमने, जहाँ पे हर एक ग्रह को दिखाया जाता है कहाँ पर क्या रहता है और तारामंडल की पूरी जानकारी दी जाती है। तो आप लोग को अगर पूरी जानकारी देखना है तो लास्ट तक बने रहें, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फाइनली गाइस, टिकट लेके मैं अंदर जाने लगता हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ था अंदर, आराम से उसके बाद मैं अंदर पहुँच ही गया। तो यहाँ पर सेट किया जाता है, मैं अपनी सीट पे बैठ गया। अब आप लोग को आगे दिखाते हैं, वीडियो में पूरा बना रहे, पूरा आपको जानकारी मिलेगा तारामंडल के। तो फाइनली गाइस, शुरू हो चुका है। आप लोग को विस्तार से आकाश के दिखाया गहरे जाएगा कि निरीक्षण से आकाश में कैसे कई क्या होता है, सतही आसमान में आकृतियों का ग्रह के खुलासा हुआ। कौन ग्रह कहाँ रहता है, कैसे क्या होता है, पूरी जैसे जानकारी प्रथम मिलेगी। कैलेंडर पर वार्षिक चक्र का नक्शा सामने आने के बाद ऋषि और प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुए था। उसी दौरान आकाश के कुछ तारों को जोड़कर विभिन्न आकृतियों की कल्पना की गई। इन्हीं आकृतियों की मदद से जहाज संचालन को बढ़ावा मिला, जिससे व्यापार का विस्तार हुआ। प्राचीन दौर के खगोल वैज्ञानिकों को आकाश के स्वरूप, पुरानी व्यवस्था और वास्तविक नीति का पता नहीं था। वैज्ञानिक और फिलोसफर्स ब्रह्मांड की पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए जाल में पूरी तरह से बंधे हुए थे। प्राचीन ग्रीक के वैज्ञानिकों के भौतिक दृष्टिकोण ने ये कदम उठाया, खगोल विज्ञान को आकाशीय मिथक से अलग किया जाए। उस समय के महान बुद्धिजीवी जैसे हाइजेनबर्ग, एरिस्टोटेलेस, अपोलोनियस और टॉमी ने पूरे खगोल विज्ञान के निर्माण में सहायता की, जो कि खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। हमारे ग्रह के चारों ओर आकाशीय बिंदुओं के आभासी पतन के निरीक्षण के बाद प्राचीन ग्रीक के खगोल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखकर जियोसेंट्रिक या भूकेंद्रित प्रणाली बनाई। ग्रीक के पहले खगोल वैज्ञानिक एरिस्टोटल ने हीलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें पृथ्वी की जगह सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा गया। सैकड़ों साल अनदेखा करने के बाद 16वीं सदी में कोpernicus व केपलर जैसे महान खगोल वैज्ञानिकों ने एरिस्टोटल के इस राय को पुनर्जीवित किया। डेनमार्क के खगोल वैज्ञानिक टाइको ब्राहे ने कई सालों के निरीक्षण के बाद गणित के पक्ष द्वारा हीलियोसेंट्रिक सूर्य प्रणाली को नई दिशा दी। इस प्रणाली के अनुसार पृथ्वी को मिलाकर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। 1609 गैलीलियो ने दूरबीन को पहली बार आकाश की ओर बढ़ाया। ऐसा करने से उन्होंने ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं को बढ़ाया और हमेशा के लिए पुराने भूकेंद्रित सिद्धांतों को मिटा दिया। दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जो कि प्रकाश को इकट्ठा करके दूर और धुंधले आकाशीय पिंडों की तस्वीरों को दिखाता है। जितना गहरा व जितना दूर का दृश्य देखना है, वो निर्भर करता है ज्यादा इकट्ठा किए गए प्रकाश पर, और वो तभी संभव है जब लेंस या मिरर बड़ा हो। आज वैज्ञानिकों के पास कई बड़ी दूरबीनें हैं जो अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से चलती हैं, जिससे ब्रह्मांड को समझना और उसके राज को जानना बहुत आसान हो गया है। इन दूरबीनों का व्यास 8 से 10 मीटर तक का होता है। इनकी मदद से एक बैग माइक्रोस्कोप से कुछ लाखों साल बाद उपस्थित वस्तुओं की हम जांच कर सकते हैं। अच्छे परिणामों के लिए इन विशाल दूरबीनों को कई बार दूर पहाड़ों पर वायुमंडल के कवच से दूर लगाया जाता है, जिससे शहर की रोशनी के प्रदूषण से बचा जा सके। इन दूरबीनों की सहायता से अंतरिक्ष की गहराइयों में झांककर हम एक ऐसे ब्रह्मांड को देख सकते हैं जो हमारे पूर्वजों के लिए कल्पना से परे था। एक ऐसा सक्रिय प्रचंड ब्रह्मांड जहां तारों के जन्म व मृत्यु के खेल के पैमाने हमें विनम्र कर देते हैं। बीते 50 वर्षों में
हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बंधन को पीछे छोड़ते हुए अंतरिक्ष के बाहर पहुंचे और आरंभ हुआ अन्वेषणों के एक नए युग का। धन्यवाद उन अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जिनकी वजह से हमने अपनी ग्रह पृथ्वी को एक बाहरी दृष्टिकोण से देखा। हल्की नीली नाजुक पृथ्वी अंतरिक्ष के एक ठंडे और डरावने वातावरण में सूर्य की परिक्रमा करती थी। स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने तौर तरीकों की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जो दुनिया केवल मानचित्रों तक ही सीमित थी, अब वो इस विशाल अंतरिक्ष में एक छोटी व असाधारण वस्तु बनकर रह गई। अंतरिक्ष कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभ, इसमें होने वाले खर्च और प्रयास की तुलना में कहीं ज्यादा है। अंतरिक्ष की खोज ने तकनीकी या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से हमने दूरबीन को भी पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर लगा दिया है। जिन तरंगों में वातावरण को पार करने की क्षमता नहीं है, ये अंतरिक्ष दूरबीनें उन तरंगों का निरीक्षण कर ब्रह्मांड को भी साफ साफ चित्रित कर सकती है। गैलीलियो की साधारण दूरबीन से लेकर हबल अंतरिक्ष दूरबीन तक दूरबीनों की एक एक पीढ़ी ने ब्रह्मांड पर नए नए दृष्टिकोण देते हुए हमारे सिद्धांतों को और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हम ब्रह्मांड में अपनी आकाशगंगा के केंद्र में भी नहीं है, बल्कि इस विशाल मंदाकिनी के एक कोने में स्थित है। हम जानते हैं कि सूर्य एक औसत दर्जे का तारा है, जिसका व्यास 14 लाख किलोमीटर और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य गैस का गोला है, जिसकी खोल का तापमान और ताप इतना अधिक है कि हाइड्रोजन का नाम ही संलयन हो जाता है। इनके तत्व भारी तत्वों में बदल जाते हैं और पूरी ऊर्जा अंतरिक्ष में बाहर निकल जाती है और यही ऊर्जा पृथ्वी को गर्म बनाए रखने के साथ ही जीवन का सहारा देती है। समय समय पर सूर्य की सतह पर शक्तिशाली स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण सनस्पॉट्स बन जाते हैं और ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। फिर यही ऊर्जा अंतरिक्ष में विशाल विस्फोट के रूप में निकलती है, जिसे हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। इन फ्लेयर्स के फटने के साथ उच्च ऊर्जा वाले वायु कण अंतरिक्ष में बाहर आ जाते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी पर पहुंचकर दूर संचार को बंद हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अति सुंदर उत्तर व दक्षिण ध्रुवीय दोनों अभी तो सूर्यास्त का शायद 5 अरब साल तक ऊर्जा का वितरण करता है। लेकिन जब इसके क्रोध से ईंधन समाप्त हो जाएगा, तब सूर्य धीरे धीरे ठंडा होकर एक लाल दैत्य तारा बनेगा, जो इतना विशाल होगा कि बुध, शुक्र और पृथ्वी को भी निगल लेगा। बुध या मरकरी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, जीवन विहीन दुनिया। इसकी सतह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो हजारों उल्का पिंडों और धूम केतुओं के टकराने से बने हैं। 2004 में वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैसेंजर खोजी यान भेजा। इस यान ने महत्वपूर्ण साइंटिफिक डेटा के साथ ही ग्रह की सतह के हाई रेजोल्यूशन वाले चित्रों को भी लिया। शुक्र या वीनस आकार में पृथ्वी से थोड़ा छोटा, परंतु मूल रूप से अलग, कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फ्यूरिक एसिड युक्त बादलों से घिरा हुआ है। शुक्र में तेज भूगर्भीय गतिविधियां होती रहती है, जिससे उसकी सतह पर लावा बहता रहता है। सौर मंडल का तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। यहाँ पानी के महासागर और ऑक्सीजन से भरपूर वायुमंडल मौजूद है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है।
से लगभग 4 गुना छोटा हमारा चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। बुध के समान चंद्रमा की सतह भी गड्ढों से भरी है। इन गड्ढों का निर्माण सौर परिवार की आरंभिक अवस्थाओं में कई टकराहटों से हुआ है। अंतरिक्ष अभियानों में चंद्रमा ही केवल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिस पर मनुष्य ने अपना कदम रखा। ये है सौर परिवार का चौथा ग्रह। जब ये पृथ्वी के निकट होता है तो इसकी दूरी लगभग 7 करोड़ किलोमीटर होती है। 40 वर्षों से वैज्ञानिक योजनाबद्ध तरीकों से मंगल की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। अब तक तो बहुत से राज भी हम जान चुके हैं। इसकी सतह पर असंख्य गड्ढे, विशाल लुप्त हुए ज्वालामुखी और गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। बहुत समय पहले इस लाल ग्रह की सतह पर निश्चित रूप से पानी का बहाव था, लेकिन अब जमीन के नीचे सिर्फ कुछ मात्रा में ही पानी बचा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि सतह के नीचे कहीं सामान्य अवस्था में जीवन हो। वैज्ञानिक लगातार छोटे स्वचालित वाहनों द्वारा मंगल की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भविष्य में अनेकों मानवीय मिशन का भी लक्ष्य है। और ये देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। वायुमंडल सघन और बहुत गतिशील है, जो मूल रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना है। बृहस्पति का ये लाल धब्बा एक विशाल तूफान है जो कई वर्षों से 1400 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, जो आकार में पृथ्वी का दूना है। बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, जिसमें से 2 बहुत खास हैं। पहला यूरोपा, इसकी बर्फ से ढकी सतह के नीचे भारी मात्रा में पानी मौजूद है। दूसरा है आईओ, जिसमें बहुत अधिक ज्वालामुखी है, उनसे लगातार लावा बाहर निकल रहा है। अपने खूबसूरत वायु के साथ ये है शनि, सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह। शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ उपग्रहों के टूटने से है, जो पत्थर और बर्फ के छोटे बड़े टुकड़े हैं। शनि का चंद्रमा टाइटन एक दिलचस्प दुनिया है। वैज्ञानिकों की खोज से पता चलता है कि टाइटन का वायुमंडल कार्बनिक पदार्थों से भरा हुआ है। साथ ही सतह पर जल मीथेन की कणियां भी मौजूद है। अगला ग्रह है यूरेनस। इसकी भी वलय है, लेकिन कुछ कम आकर्षक। सौर परिवार का सबसे बाहरी ग्रह है नेपच्यून, जो लगभग यूरेनस के समान है, लेकिन इसका वायुमंडल बहुत संकीर्ण है। हाँ सही चला ना हमारे कब को भी बन गया नेपच्यून से सर्दियों दूर में होता का और एक ग्रह होगा वो कब को प्लूटो, ईरेनस। वही आ गया है इन मौलिक ग्रहों के साथ 100 या उससे भी अधिक अज्ञात हजारों छोटे बड़े पिंड सौर परिवार के एक बड़े से क्षेत्र में मौजूद है, जिसे डायमंड बेल्ट कहते हैं। इसके अलावा मंगल और बृहस्पति के बीच है लघु ग्रह पट्टी, जो हजारों विभिन्न आकार वाले पत्थरों से मिलकर बनी है। कुछ अंतरिक्ष यान इन पत्थरों तक पहुंचे और उनकी विस्तृत जानकारियां भी प्राप्त की। यहाँ तक कि एक खोजी यान लघु ग्रह ईरोस की सतह पर भी उतर चुका है। बहुत अधिक संख्या में ऐसे आकाशीय पिंड भी हैं जो बर्फ और धूल के बने हैं, जिन्हें हम कभी कभी पृथ्वी से भी देख सकते हैं, जैसे धूमकेतु या कॉमेट। अतीत में ऐसा माना जाता था कि धूमकेतु राजनीतिक उथल-पुथल और विनाश की सूचना होते थे। हमारा सौरमंडल जिस मंदाकिनी में स्थित है, उसमें लगभग 2 अरब तारे हैं, जो मिलकर हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा बनाते हैं। हाल ही में हमें ये भी पता चल चुका है कि आकाश गंगा में अन्य तारों के चारों ओर भी ग्रह अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं।
इन ग्रहों की जानकारियां प्राप्त करना खगोल विज्ञान का एक और बढ़ता हुआ कदम है। तारे विभिन्न आकार प्रदान के होते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता। उनके जीवनकाल की सीमा कुछ लाख वर्षों से लेकर कई अरब वर्षों तक होती है। जब उनका ईंधन समाप्त हो जाता है तो वो मृत हो जाते हैं। अक्सर उनकी मृत्यु प्रचंड रूप से होती है और वो तारकीय अवशेष के रूप में जैसे सफेद कोना, व्हाइट डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल या शार्प रिवर पीछे छोड़ जाते हैं। तारे आमतौर पर समूह में बनते हैं, जिन्हें तारकीय पुंज या स्टार क्लस्टर्स कहा जाता है। इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, ग्लोबुलर और ओवन क्लस्टर। ग्लोबुलर क्लस्टर या गोलाकार गुच्छों में उच्च एकाग्रता वाले तारे होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा गेंद के रूप में कसकर बंधे रहते हैं, और इन गुच्छों की उम्र का पता चलता है इनमें उपस्थित तारों के वितरण से। मंदाकिनियों में इन गुच्छों का भी एक सामान्य सिरा है, लेकिन कुछ वैश्य अंडाकार या इलिप्टिकल मंदाकिनियों में 20,000 गोलाकार गुच्छे हो सकते हैं। ओवन क्लस्टर या खुले गुच्छे कम तारों से बनते हैं और इन सब तारों की उम्र लगभग एक समान ही होती है। इन खुले समूहों में तारे कम गुरुत्वाकर्षण से बने रहते हैं। आकाश गंगा के केंद्र में चमकने वाले और अपने धुएं या फिर गैस बादलों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसे झुंड अपने तारों को खो देते हैं। अधिकांश खुले झुंड कुछ करोड़ साल तक ही बने रहते हैं। तारों के बीच में विशाल अंतर्तारीय धूल और गैस के बादल होते हैं, जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। ये निहारिकाएं हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरी आयनीकृत गैसों से बनी होती हैं। वहां पर परावर्तित, उत्सर्जित और अंधेरी निहारिकाएं हैं। अगर परिस्थितियां सही हैं, तो ये बादल भी अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते जाते हैं, जब तक नए तारे जन्म न लेते और सृष्टि का ये महान कार्य चलता रहता है। ग्रहीय निहारिकाएं एक प्रकार की उत्सर्जित निहारिकाएं हैं और वो तब बनती हैं जब सूर्य के समान तारे फैलते हैं और अपनी बाहरी परत को अपने से हटा देते हैं और अंत में बन जाते हैं सफेद मौनी तारे। सुपरनोवा अवशेष एक विशेष प्रकार की निहारिका है। ये निहारिका भारी रासायनिक तत्वों से भरी होती है, जो जीवन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी सर्पिलाकार है। इसके केंद्र में 40 लाख सूर्यों के समान भार वाला एक विशाल श्याम विवर है। ये विशाल मंदाकिनी सिर्फ अकेली नहीं है। इस ब्रह्मांड में विभिन्न आकार व आकृतियों की अरबों खरबों मंदाकिनियां हैं। अंडाकार मंदाकिनी आमतौर पर बूढ़े तारों से बनती है। सर्पिलाकार में अधिकतर एक चमकदार केंद्र और दो घुमावदार भुजाएं होती हैं, जो मंदाकिनी के केंद्र से बाहर की ओर फैली रहती हैं। देखा गया है कि एक चौथाई मंदाकिनी सर्पिलाकार है। मंदाकिनियों में जिनका अपना कोई विशिष्ट आकार नहीं होता, उन्हें अनियमित या इरेगुलर आकार की मंदाकिनी कहते हैं। इनके अंदर धूल और गैस की विशाल मात्रा होती है।
अधिकतर अनियमित वनगामियों की शुरुआत सर्पिलाकार होती है, लेकिन दूसरे वनगामियों के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका रूप हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से वनगामियों में समूह, गुच्छ और महागुच्छ बनाने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही वनगामियों के समूह और गुच्छों में पारस्परिक क्रिया और टकराव की घटना नियमित रूप से होती रहती है। इस क्रिया से वनगामियों के आकार तो विकृत होते ही हैं, यहाँ तक कि उनके विकास की दिशा में भी बदलाव आता है। ब्रह्मांड में वनगामियां निरंतर गति में रहती हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही जबरदस्त विस्फोट से बना है। बिग बैंग लगभग 14 अरब साल पहले, तब से लगातार ब्रह्मांड का विस्तार होता ही जा रहा है। अब तो विस्तार की गति और भी तीव्र हो रही है। हमने जो कुछ भी सीखा है, उसके बावजूद ब्रह्मांड के शुरुआत और अंत के बारे में बहुत से प्रश्न अब भी अनसुलझे हैं। हम एक प्रबल विशाल ब्रह्मांड में रहते हैं, जो मनुष्य की सीमाओं और कल्पनाओं से परे है। परंतु ये जगत भौतिक नियमों पर आधारित है, जिन्होंने जीवन की जटिलता को घेर लिया। हमारी आकाशीय गंगा के तेज से एक साधारण आरे की कल्पना करते हुए